दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस पे और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं 2 दिन का करंट अफेयर जो कि 12 मई का छूट गया था। कल थोड़ा सी प्रॉब्लम की वजह से, मेडिकल इशू की वजह से तो नहीं कर पाए थे। तो आज हम 12 मई और 13 मई दोनों साथ में करवाएंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, 12 मई 13 मई के। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यूएसए और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ शुरू की है। तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं। यूएसए के राष्ट्रपति 47 नंबर के कौन बने थे? डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने मेगा रणनीति अपनाई थी जिसमें उनकी ये है उनका कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब उनका उद्देश्य है कि वो फिर से अमेरिका को ग्रेट करें, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है। तो उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे, जैसे सुना होगा आप लोगों न्यूज़ में, टैरिफ कहाँ कहाँ पे टैरिफ लगाए और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जो चीज़ें उनके उसमें थी उन्होंने किया। तो इसमें एक है कि यूएसए ने चीन से आयात होने वाले जो सामान थे वहाँ पे उन्होंने 145% का टैरिफ लगाया। उसके बाद बदले में चीन ने भी 125% का टैरिफ लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि व्यापार कम होने लगा और तनाव बढ़ गया दोनों में। तो क्योंकि जब टैरिफ लगेगा तो भाई कोई भी अगर देश होगा तो टैरिफ जहाँ ज़्यादा लगेगा तो वहाँ अपना सामान भेजना नहीं चाहेगा। तो ऐसे ही है। तो इनके जो ये टैरिफ के मामले पे विवाद हो रहे थे यूएसए और चीन के व्यापार में, तो फिर ये जो टैरिफ विवादों का वार्ता है कहाँ पे हुआ? तो ये जिनेवा में हुआ है, ये याद रखिएगा। जिनेवा कहाँ पे है? तो स्विट्ज़रलैंड में की राजधानी जिनेवा, वहाँ पर ये वार्ता हुई है। ये बस इतना ही याद रखना है, और ये तो अलग से पॉइंट रहा कि कैसे क्या शुरू हुआ। आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में कब विजय दिवस मनाया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति, सेकंड क्वेश्चन भी अमेरिका से ही है रिलेटेड। तो 8 मई को इन्होंने किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति ने विश्व युद्ध की स्मृति में, द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में विजय दिवस मनाया है। तो कब मनाया है? 8 मई को मनाया है। 1945 में जीत जब हुई थी तो उसको विजय दिवस के रूप में घोषित किया था, तब से मनाया जाने लगा। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के मध्य में हुआ था, जिसमें 2 गुट थे, एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा था ध्रुवी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो मित्र राष्ट्र में थे यूएसए था, यूके था, और यूएसएसआर जो कि आज का क्या है? रूस है। उसके बाद मित्र राष्ट्र में कौन था? फ्रांस था। तो ये सभी क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। और ध्रुवी राष्ट्र में तो जापान था, इटली था और जर्मनी। तो ये सभी ध्रुवी राष्ट्र थे। तो जिस दिन इनको जो है द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में जब इनको विजय प्राप्त हुई थी तब ये 8 मई को हुई थी। तो इसी दिन से ये विजय दिवस मनाए, 1945 में विजय दिवस मनाया जाने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जिसको कहते हैं का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसको भी हम देखते हैं कि संविधान में इसका कहाँ पे, किस आर्टिकल में उल्लेख है, सब उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे स्टैटिक पोर्शन। तो नालसा जिसको कहते हैं नेशनल लीगल अथॉरिटी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो इस किस आर्टिकल में है? तो ये 39A में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? तो ये DPSP में जोड़ा गया था। DPSP में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको कहते हैं। तो यहाँ इसमें जो है निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1975 में इसको जोड़ा गया था, याद रखिएगा, संविधान में संशोधन करके। उसके बाद जो है जब इसका एक्ट आया था, कौन सा एक्ट था? तो जो नालसा का एक्ट आया था वो 1987 के एक्ट से आया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एक्ट तो 1987 में आया था, लेकिन जो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं। तो ये इसमें मैंने थोड़ा सा ये गलत है, देखते हैं, रुकिए। तो ये गलती से क्या बोलते हैं, इसमें गलत लिख गया है। तो इसका जो है राइट आंसर ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर सूर्यकांत जी जो है इसके जो कि क्या है, इस समय सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया है और बनाया भी जाता है उन्हीं को, तो ये कार्यकारी अध्यक्ष वही बने हैं। तो ये आपको संशोधन करके PDF मिल जाएगी, तो सूर्यकांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसमें गलती से हमें लग रहा है लिख गया है तो आंसर। आगे बढ़ते हैं। और इसी दिन जो है किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर MMR वर्ष 2019 से 21 के बीच में के दौरान मतलब कितनी दर्ज की गई है। तो इसमें हम MMR, IMMR और प्रजनन दर के बारे में सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हमको क्या पूछा है इसमें, MMR पूछा है कि कितनी दर्ज की गई है। तो जिसको क्या कहते हैं, मातृ मृत्यु दर कहते हैं, जिसमें क्या हुआ कि 130 से घटकर अब ये 93 पर आ गई। MMR ये होती है कि 1 लाख जीवित बच्चे जो मतलब 1 लाख जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर कितनी माताओं की मतलब डेथ हो रही है, उसका ये निकालता है। मतलब मातृ मृत्यु दर इसको कहते हैं 1 लाख पे। ये भी आप क्वेश्चन पे कितने लाख पे, तो 1 लाख पे होता है। 1 लाख प्रति 1 लाख पे कितनी माताओं की डेथ हो रही है जीवित बच्चों पे। तो इसमें पहले था कि 130 माताओं की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब ये घट करके फैसिलिटीज़ बहुत सारी योजनाओं के तहत, ये सारी मतलब सरकार की गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत ये सब संभव हो पाया है कि इसमें कमी आई है। तो कितना हुआ है, तो 93 अब हो गया है। पहले अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, इसको भी कम करने की ज़रूरत है। तो 130 महिलाएं डेथ कर जाती थी, तो अब उसमें से 93 बच्ची मतलब अभी भी करती हैं इतनी डेथ, लेकिन कम हुआ है एवरेज। और उसके बाद जो है IMR कितना है, जिसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर, तो कितना है, तो इसमें भी कितने पे काउंट होता है, तो 1000 पर मतलब जीवित बच्चों पे होता है। तो इसमें जो है 27 रहा है, 27% रहा है, जिसमें से पहले कितना था, पहले 39 था, अब ये 27 हो गया। इसमें भी कमी आई है कि बच्चों की मृत्यु कम हो रही है जब जन्म लेते हैं वो। तो उसके बाद प्रजनन दर कितनी थी, तो पहले प्रजनन दर 2.1% थी, जिसमें कि कहते थे तब अधिकतर बच्चे मतलब 3 होते थे लोगों के, लेकिन अब 2%, लगभग 2 बच्चों का 1 बच्चे का ऐसा कॉन्सेप्ट, तो 2% हो गया प्रजनन दर। और उसके बाद जो है जन्म दर के समय लिंगानुपात कितना है, तो जन्म दर के समय लिंगानुपात इस समय कितना है, तो 913 जन्म दर के समय लिंगानुपात, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें MMR पूछा था, तो 130 से घट करके 93 हो गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर हमें लिखना ये 93 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन ये जो है लखनऊ में किया गया है, यूपी की राजधानी लखनऊ में किया गया है। और यहीं पर जो है 300 करोड़ रुपये की ये परियोजना भी रखी गई है। इसमें जो है यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये हिस्सा है। ये जो ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन किया गया है किसका हिस्सा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है। तो ये जो है हरियाणा किसने किया है, ये जो है हरियाणा के राज्यपाल थे, जिनकी जो है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया गया है। किसने किया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूपी सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल प्रारंभ की है। तो ये जो है विश्व बैंक के सहयोग से किया है। इसमें क्या है, यूपी एग्रीज में है कि 6 वर्ष में जो है पूर्वांचल और बुंदेलखंड में क्या होगा कि तकनीकी आधारित कृषि की जाएगी, जिससे कि उत्पादकता बढ़ेगी। और AI प्रज्ञा क्या है, तो इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ट्रेनिंग जो है दी जाएगी, जिसमें कि साइबर सुरक्षा हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, ये सब AI के पे आधारित होगा। तो ये जो है 2 पहल चली है, वो विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई है यूपी में। तो याद रखिएगा ये आर और ARO वाले एग्ज़ाम और PCS के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी योजनाएं पूछ ली जाती है कि यूपी एग्रीज योजना, AI प्रज्ञा पहल क्या है, किससे संबंधित है, किसने मतलब प्री में और मेंस में दोनों में ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि CBI ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम
धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तो ये जो है ऑपरेशन चक्र 5 के तहत, जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारी फर्जी सिमें निकाल दी जाती हैं। जैसे कि हम अभी तो ये सिस्टम है कि आप अगर जाएंगे सिम लेने तो वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है पूरा आपका आधार कार्ड, और आप वहाँ उपस्थित होंगे तभी आपकी सिम, नहीं पहले आधार कार्ड दिखा के कोई भी सिम ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो जिसको सिम जिसकी अपने नाम से लेनी है तो वो खुद जाके वहाँ बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद फ़ोटो वगैरह खींचते हैं रिसेंट की, तो तब आपको सिम देंगे। आप लोगों ने लिया भी होगा, देखा होगा। तो ऐसे में है, तब भी जो है फर्जी सिमें बहुत सारी निकल जाती हैं आपके नाम से। तो यही इसको रोकने के लिए सीबीआई ने ऐसा किया है, ऑपरेशन चक्र 5 चलाया, जिसके तहत सिम धोखाधड़ी रैकेट को जो है कम किया जाएगा। ये 8 राज्यों में चलाया गया है। और किस पे फोकस है ये, तो डिजिटल अरेस्ट पे ये फोकस किया गया है। इसी की वजह से डिजिटल अरेस्ट होता है कि लोग फ़ोन करके बताएंगे कि आपके इनको मैं गिरफ्तार कर लिया, कुछ भी देखो ऐड देखते हो उसमें ऐसा दिखाते हैं, तो वही उस पर ये फोकस किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक किसने घोषित किया है। तो लाइसेंस प्राप्त जो स्टाम्प बेचते हैं उनको लाइसेंस प्राप्त जो विक्रेता होते हैं उनको अब क्या कहा जाएगा, अब उनको लोक सेवक कहा जाएगा। तो ऐसा किसने कहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब उनको लोक सेवक कहा जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया, मेन इम्पोर्टेंट ये है, तो ये इनको जो है भ्रष्टाचार धारणा अधिनियम जो कि 1988 का है उसके अंदर लाने के लिए ऐसा किया गया है कि इनको अब उसमें रखा जाएगा। नहीं तो कुछ लोग क्या होता था कि 500 का जो क्या बोलते हैं स्टाम्प होता है उसको 1000 में बेचते हैं। जो लाइसेंस है जिनके पास भाई उसको जिसको लेना हो तो लेगा ही। उसके बाद क्या होता है कि 100 रुपये वाला 500 में बेचते हैं स्टाम्प, 100 रुपये वाला 500 में बेचते हैं, और उसके बाद जो है 500 वाला 1000 में बेचते हैं। तो जिसको लेना रहता है तो लेता है, तो इसको करप्शन इससे बढ़ता है। तो करप्शन को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। इनको नाम तो दे दिया गया लोक सेवक, लेकिन इनको भ्रष्टाचार धारणा अधिनियम के अंतर्गत रख दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन वेंगुन AI और मार्सस का संबंध किससे है। तो ये जो है पाकिस्तान ने चलाया था, जो हमारा भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके जवाब में ये चलाए थे। इनका कोई मतलब नहीं है, बस समझ लीजिए कैसा है। तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। तो आज की उस दिन की शॉर्ट न्यूज़ क्या थी कि भारत सरकार ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए जलीय कृषि में रोगाणु रोधक के उपयोग का प्रतिबंध लगाया था। तो ये उस दिन का करंट अफेयर था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन था 13 मई का कि शतरंज पर किसने प्रतिबंध लगाया है। तो शतरंज पर किसने प्रतिबंध लगा दिया, तो अफ़गानिस्तान की जो वहाँ पे कौन सरकार है इस समय, तो तालिबान सरकार है, उसने जो है शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसमें और वहाँ पे एक ये भी है कि वहाँ पे लड़कियों को भी स्कूल जाने से प्रतिबंधित है, ये भी वहाँ पे है। और अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अभी अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। और अफ़गानिस्तान में भारत ने बहुत सारी वहाँ पर स्कूल वगैरह और डैम वगैरह बनवाए हैं, जैसे कि सलमा बांध जो है अफ़गानिस्तान में भारत ने ही बनवाया है। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने वहाँ पर बनवाया है, तभी तो अफ़गानिस्तान भारत के पक्ष में ही रहता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिकेट के आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट ने जो है पहला टेस्ट किसके खिलाफ खेला था, जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी टेस्ट की, तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2011 से इन्होंने शुरुआत की थी और वेस्ट इंडीज़ से। और लास्ट कब रहा, तो लास्ट 2025 में सिडनी के खिलाफ रहा है। और इन्होंने अब तक कितने शतक बनाए थे, मतलब जब तक संन्यास नहीं लेते तो 30 शतक बना चुके हैं। और ये सात दोहरे शतक इन्होंने लगाया, जो कि ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। और टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान भी रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि ये जो है टेस्ट से 2 लोग अभी जो है लीजेंड 2 लोगों ने, एक तो विराट कोहली जी हो गए और रोहित शर्मा ने, 2 लोगों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल अधिकारों के लिए विश्व कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन हैं, तो ये भुवन रिभू हैं। इनका नाम भुवन रिभू है। और इसकी बैठक कहाँ पे हुई, तो इसकी बैठक होगी डोमिनिकन रिपब्लिक में। और फोकस किस पे है, तो फोकस बाल विवाह मुक्त भारत पे किया जाएगा, जहाँ जिसमें जो है कहीं भी अगर बाल विवाह अभी भी होते हैं तो उस पर ये बातचीत की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है दिल्ली विधानसभा बन गई, जो कि इसमें 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा और ये पूरी तरह से क्या बोलते हैं सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा विधानसभा को। तो ऐसा करने वाला देश का ये पहली विधानसभा होगी। और साथ ही में दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर नई दिशा पहल भी लॉन्च की है, जो किसके लिए है। तो ये स्कूल छोड़ने वाली जो बालिकाएं होती हैं उनको पुनः शिक्षा से जोड़ना के लिए जो है पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए योजना चलाई गई है, पहल चलाई गई है, नई दिशा युग पहल। तो ये पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है नई दिशा पहल। तो बहुत सारे ऑप्शन दे के जो है कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें जो है स्कूल छोड़ने वाली जो बालिकाएँ हैं उनको पुनः स्कूल में दाखिला दिलाना या शिक्षा से जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है। इस दिवस को यूएन वैसाख दिवस के रूप में कब मान्यता दी गई थी। तो वर्ष 1999 में ये मान्यता दी गई थी। वैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति इसी दिन मानी जाती है। इसी दिन इनकी मतलब उसी दिन वैसाख पूर्णिमा के दिन का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। मोक्ष की प्राप्ति क्या कहते हैं। तो इसको जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है और इस बार कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 12 मई को मनाया गया। इसकी टैग लाइन क्या है। तो हमारी नर्सें हमारा भविष्य इसका टैग लाइन है। और क्यों मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस जो है नाइटिंगेल की जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। इनका जो है इनको कहते हैं अ लेडी विद द लैम्प, मतलब ये एक लेडी को दिखाया जाता है लैम्प के साथ में। तो इसका ये सिंबल है। और 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था। तो फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था, तभी से ये 12 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल B2 किसने लॉन्च किया है। बुलबुल B2 तो किसने लॉन्च किया। तो ये सर्वम AI ने इसको लॉन्च किया है। ये भारतीय भाषाओं में जो है नवीनतम टेक्स्ट स्पीच करेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किसने समझौता किया है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ऐसा मतलब समझौता किया है। ये कहाँ पर होगा। तो ये जो है MOU पे साइन किया गया है भोपाल में। और ये किस नदी के लिए है। तो ताप्ती नदी के लिए है। इसका उद्देश्य है कि जल संकट से निपटना और सिंचाई को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो इसको ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पेन जीनोम बनाया है। तो ये जो है चावल का बनाया है, जो कि चावल की 144 जंगली एंड जो कृषि प्रजाति के जीनोम को जो है जोड़कर ऐसा नया जीनोम बनाया गया है। तो ये किसका है। तो ये चावल की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 52 जेनू मतलब 52 जेनू करूबा परिवार ने नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर फिर से कब्जा किया है। यह टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो ये टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। और कर्नाटका में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि अंसी है, बन्नेरघट्टा है, नागरहोल है। ये सभी क्या है नेशनल पार्क्स हैं। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो कि पारंपरिक वनवासी होते हैं उनके लिए एक एक्ट बनाया गया था कि ये अपने ही जहाँ पर इनका जैसे मान लो ये जंगल में रहते हैं तो वहीं पे ये रह सकें और इनके बाहरी लोग इन पे हस्तक्षेप ना कर सकें। उसके लिए एक्ट बनाया गया था 2006 में। तो उसके तहत ये स्वदेशी जनजाति की भूमि को वापस दिलाना था। तो उसके तहत इन्होंने फिर से अपना जो जेनू करूबा परिवार था उसने जो है नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर फिर से कब्जा करके वहाँ रहना शुरू कर दी है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो उससे जो है वहाँ के ये कर्नाटका में है तो वहाँ के जो नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है उससे संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये पर्यावरण से लगभग संबंधित है। तो यहाँ ने इन्होंने क्या एक कौन सी जनजाति ये जो है ऐसी जनजाति हैं जो कि शहद संग्रह करती हैं, मतलब शहद को इकट्ठा करती हैं। 52 जेनू कोरूबा परिवार ये नागरहोल टाइगर रिजर्व में इन्होंने घर बना लिए, मतलब फिर से आके। ये पुश्तैनी पहले से ये लोग रहते थे लेकिन किसी वजह से क्या वहाँ पर वन वगैरह की कटाई करके या फिर वहाँ पे जब नेशनल पार्क बनाया गया होगा तो
फिर ये लोग वहाँ से हट गए होंगे तो फिर से ये अपने पुश्तैनी मतलब जहाँ पे रहते थे वहाँ से ज़मीन पर आ गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के ये 2 दिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आपको ये PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से कुछ कट गया होगा क्वेश्चंस तो उसको ये आपको PDF मिल जाएगी। और जो ये आप क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा कि यहाँ पर सूर्यकांत जी हो जाएंगे, इसके बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, गलती से जो है ये हो गया है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे 2 दिन के। तो आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम लोग को मोटिवेशन इसी से बढ़ता है। तो वीडियो ऐसे देखते रहिए। थैंक यू सो मच।